नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर में। आज हम देखते हैं 3 जून 2020 के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से सबसे पहले आज एक अमानवीय घटना के बारे में ज्ञात हुआ होगा सबको। जैसे केरल में एक मादा जो गर्भवती हथनी है उसको पटाखों से भरा हुआ एक अनानास खिला दिया गया। हम दूसरे को दोष दे देते हैं, कभी चाइना को देते हैं कि वो ऐसे खा जाते हैं चूहे, चमगादड़ वगैरह, लेकिन हम अपने भीतर छुपे हुए अमानवीय और एक दैत्य को नहीं पहचान पाते हैं। एक छोटा सा ये स्क्रीनशॉट देखा था कि पेट में बच्चा बोल रहा है, माँ ऊपर से तो ये अनानास ही दिख रहा था कि जो आपने खाया है। तो किसी कार्टून बनाने वाले ने अच्छा ही बनाया है कि हाँ, ऊपर से तो वो भी इंसान ही दिख रहे थे, लेकिन उसको पता नहीं था इंसान नहीं थे, वो कोई दैत्य थे। ये जो बेजुबान जानवरों पे जो ये गंदी हरकतें होती है ना, वो बहुत ही अमानवीय है। तो ये देश के लिए एक शर्मनाक घटना ही है। वैसे ही लोग मार देते हैं, वो भी क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड भी नहीं है अभी। तो प्लीज़ आप लोग आज के लोगों को जागरूक कीजिए कि ऐसी अमानवीय घटना और ऐसे अमानवीय करते ना करें। तो अब जब ये है तो इस पे भी न्यूज़ भी क्या है, हमने तो ये केवल हमने व्हाट्सएप और फेसबुक पे देख लिया, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या देखना है वो देख लेते हैं। ये है प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्या है? हाथियों को बचाने के लिए वो लॉन्च किया गया था 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के। क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि केरल में जो घटना हुई उससे कॉन्टेक्स्ट में आपसे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि आप देखिए आजकल एनवायरनमेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ के लिए हर संस्था बहुत जागरूक है। तो इसके लिए पूछा सकता है कि केरल में जो ये घटना घटी है उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट इंडिया में चला हुआ है, उससे क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब कुछ भी पूछा सकता है। क्या उन बंदों को सज़ा हो सकती है? अगर सज़ा हो सकती है तो किस एक्ट के तहत हो सकती है? तो सबसे पहले बताया जाएगा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो 1990 में था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट एलिफेंट एंड देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर। जो उनका जो आवास है उनको प्रोटेक्ट करना है। टू एड्रेस इश्यू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो जो मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है उससे बचाने के लिए। वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट, एलिफेंट्स के वेलफेयर के लिए। फर्दर आगे क्या है? एनिमल राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 51A(G) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये अभी जो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अलावा उससे पहले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972, उसके अंदर ये एनिमल राइट्स प्रोटेक्ट करता है, विच मेक्स द सिटीजन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड शो कंपेशन फॉलोइंग केसेस। जो ऐसे भी जो ये पोचिंग वगैरह है ना, उसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 51G में क्या है? एनिमल के राइट प्रोटेक्ट करता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एनिमल राइट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के किस सेक्शन में प्रोटेक्ट किया जाता है? तो ये है सेक्शन 51A(G). याद रखना, ये ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? 1992। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एंड दूसरा इसमें क्या है? स्टेट और जो अपना सेंटर है, दोनों के पास पावर है। जो एनिमल्स के प्रति जो क्रूरल्टी होती है ना, उसके पास वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स के खिलाफ जो रूल बना सके। क्योंकि जो हमारी समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर दे रखा है। और इन द केस ऑफ केरला, जो कल्प्रिट्स हैं वो प्रोसिक्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा, उनके द्वारा उनको सज़ा मिल सकती है। याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उनको पीपुल बिहाइंड दिस टाइप कैन फेस मिनिमम ऑफ 7 years इन जेल। ठीक है, उनको 7 साल की सजा मिल सकती है और 25,000 रुपये फाइन है। ये कौन से एक्ट के तहत है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये याद रखना। अब आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो 3 जून था, 3 जून की न्यूज़ में वर्ल्ड बाइसिकल डे, जो 3 जून 2020 को वर्ल्ड बाइसिकल डे था, उसका टारगेट क्या है? टारगेट इंडिविजुअल्स एज वे टू प्रमोट हेल्थी लाइफस्टाइल।
अब क्या, जब हम साइकिल चलाएंगे, हम जब रनिंग करेंगे ना, तो अपना शरीर फिट रहता है। अब अगर साइकिल जो हम कार वगैरह लेके चलते हैं, उससे अच्छा अगर हम साइकिल लेके चलें तो वो एक इनएक्सपेंसिव है और कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इनएक्सपेंसिव क्या है, उसमें ना पेट्रोल जलता है और आरामदायक है, ना भीड़ भाड़ में है। और अभी तो और भी अच्छी बात यह है कि जैसे ये महामारी फैली हुई है, ये कोरोना कोविड-19, उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब हम अपनी साइकिल चलेंगे तो फिजिकल डिस्टेंस भी बनी रहेगी। बस हो गई, साधन हो गए, उसमें हमें ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। 3-4 किलोमीटर हम साइकिल चला के जा सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। 3-4 क्या 10 किलोमीटर तक भी साइकिल चला सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी भी हेल्थी रहेगी, हमारी लाइफ क्या है लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगी। तो ये वर्ल्ड साइकिल डे बहुत इम्पोर्टेंट है अभी। और अभी के माहौल में जैसे एनवायरनमेंट के में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे पेट्रोल से धुआं होना, डस्ट वगैरह से। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बाईसाइकिल चलाना यूज़ कीजिए। अब नेक्स्ट है, फर्स्ट बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व कब हुआ था? 2019 में ही हुआ था, जो पिछले साल हुआ था, एज इज डिक्लेयर्ड बाय यूएन इन अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 में यूएन ने डिक्लेयर किया था वर्ल्ड बाईसाइकिल डे एज 3 जून 2020। ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और मिला है। एक्सपर्ट कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर होता है क्या? राशनलाइजेशन ऑफ क्लोजर एंड मर्जर ऑफ फिल्म मीडिया चेयर्ड बाय बिमल जुल्का। तो आप ये देख सकते हो, जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसके जो एडवांसमेंट के लिए, उसके अच्छे सुधारों के लिए क्या है, बिमल जुल्का जी के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा गठित की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है, ये फिल्म इंडस्ट्री के सुधार के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा किसके चेयरमैनशिप में ये एक कमेटी गठित की गई थी? किसकी थी? बिमल जुल्का जी के द्वारा। या बिमल जुल्का जी ने जो एक्सपर्ट कमेटी फिल्म मीडिया के लिए जो की थी, चेयर की थी, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा चेयर की, क्या नाम, फॉर्म की गई थी? वह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है अल्ट्रा स्वच्छ। अब आपसे पूछ लिया जाएगा अल्ट्रा स्वच्छ क्या है। अभी एक जो यूनिट में थी, अल्ट्रा स्वच्छ क्या है? ये डिसइंफेक्शन यूनिट है, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे कल हम आपसे बात कर रहे थे, जो कार के रेडिएटर बनाने वाले कुछ कुछ बनाने लग गए, कोई लोग पीपीई किट बनाने लग गए, ये देश के। अब डीआरडीओ जो डिफेंस के प्रोजेक्ट बनाता है, जो गन बनाता है, वो आज मेडिकल इक्विपमेंट बना रहा है। ये अपने देश की एक खूबसूरती है, और अपने जो बंदे हैं ना, उनका एक टैलेंट है। तो ये डिफेक्शन यूनिट डेवलप की गई है, पूरी की पूरी डीआरडीओ के द्वारा की गई है। वो क्या क्या डिसइंफेक्शन करती है? फैब्रिक कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कर देती है, पीपी किट्स होते हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर पहन के रखते हैं पूरा, इसके लिए। अब नेक्स्ट सवाल हो गया, तेलंगाना स्टेटहुड डे 2 जून 2020। ये तेलंगाना स्टेटहुड डे थे। तेलंगाना के जो अभी भी एग्ज़ाम के लिए बच्चे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना इंपॉर्टेंट उनके लिए भी है और सभी के लिए है, देश के लिए, क्योंकि रिसेंट न्यूज में आ जाएगा। तेलंगाना स्टेट का फॉर्म हुआ 2 जून 2014 में हुआ था। अब इससे पहले इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी तो लेटेस्ट स्टेट यही है, तेलंगाना ही। अब फर्स्ट भी स्टेट यही कौन सा था? द आंध्र प्रदेश स्टेट एक्ट 1953। पहला स्टेट कौन सा था जो देश में विभाजित हुआ था? वो आंध्र प्रदेश था। ऑन द बेसिस क्रिएशन फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट सेपरेटिंग फ्रॉम मद्रास, नाउ तमिलनाडु। तो अभी लास्ट में भी यही है दोनों, जो तेलंगाना हुआ है आंध्र प्रदेश से, और पहले आंध्र प्रदेश हुआ था मद्रास से। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए अभी बन जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिक पे मद्रास से अलग हुआ था। वो कब, और तेलंगाना कैसे हुआ? द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, ये भी याद रखना, एक्ट 2014 था, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग करता है। और जो तेलंगाना को मद्रास से अलग हुआ था, वो एक्ट 1953 था। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे टू अमृतसर। अभी जैसे ही डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, तो हमें क्या है, अपना जो स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश की अगर जीडीपी बढ़ानी है, अर्थव्यवस्था को ऊपर लाना है, तो उसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही गति से होना चाहिए। कहीं पे भी 600 से ऊपर वो जा चुकी हैं, ट्रेनें जा चुकी हैं, रोडवेज 6 वेज बन चुके हैं, कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही जल्दी होना चाहिए। आजकल हम अगर इंटरनेट पे भी देख रहे हैं, तो 5G की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो रोड ट्रांसपोर्टेशन भी आगे होना चाहिए। इसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो उसी में से ये एक होगा भारतमाला प्रोजेक्ट, उसी में से एक है भारतमाला प्रोजेक्ट। और इनिशियली प्रपोज, ये जो पहले प्रपोज हुई थी ये दिल्ली से कटरा थी, जो जम्मू एंड कश्मीर था ना, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे प्रपोज किया गया था। लेकिन इसी के बीच में इन रिलीजियस व्यू इंपॉर्टेंस ऑफ अमृतसर, अमृतसर में क्या है आप देखना, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक तो स्वर्ण मंदिर हो गया, उधर ही वहीं पे हमारे पास अटारी बॉर्डर है पाकिस्तान, और जो जिसको बाघा बॉर्डर बोलते हैं, बाघा है पाकिस्तान की साइड में, अटारी है अमृतसर की साइड में, जो ये। और फिर जलियांवाला बाग हो गया। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है अमृतसर। तो इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये क्या है, इसको इंक्लूड किया गया है। अभी आपको ये याद रखना होगा, भारतमाला प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा ये है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा हो गया। और इसमें क्या एम्फेसिस है? स्पेशल एम्फेसिस गिवन ऑन द प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू रेफरेंस बॉर्डर एंड रूरल एरियाज। ये कहाँ से शुरू होता है? बॉर्डर एंड रूरल एरिया, जैसे शुरू हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और उधर से ऊपर से निकलते हुए जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो बॉर्डर एरिया है उनको बॉर्डर एरिया हो गया। फिर आगे जाते इस साइड में अगर हम और नीचे आएंगे, बिहार से होते बंगाल की साइड में पोर्ट जो ट्रस्ट है उनके द्वारा, जो बीच बीच में जो हमने ये नेशनल वाटरवेज ले लिया, इनको ले लिया। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट इनको भारत के बाहरी कॉरिडोर को ये जोड़ता है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट याद रख लेना, अमृतसर का जो ये इम्पोर्टेंस याद रख लेना, और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इसको याद रख लेना थोड़ा। अभी नेक्स्ट है 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स, 1,50,00,000 डेयरी फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड। डेयरी फार्मर्स जो दूध वाले, जो दूध के अंदर धंधा करते हैं ना, उनको उनको किसान क्रेडिट कार्ड देना है। ये कार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है? कार्ड विल बी प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये याद रखना, अभी जो डेयरी फार्मर्स को जो कार्ड दिया जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए के द्वारा दिया जा रहा है। अब इसमें लिमिट क्या रखी गई है? जनरल केसीसी की लिमिट क्या है? विदाउट कोलेट्रल, कोई भी आपको गिरवी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, उसकी है 1.6 लाख रुपीज़ है ना, 1.6 लाख रुपीज़ है, 1,60,000 रुपये। और यदि फार्मर है, सॉरी फार्मर नहीं, अगर किसान के पास टाइफाइड नहीं, टाई अप है, ये टाइफाइड हो गया है, ये टाई अप है, जो यूनियंस होती हैं, मिल्क यूनियंस हो गई, जो मिल्क प्रोड्यूसर है उनके साथ टाई अप है, और जो जानकारी एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, तो तब ये विदाउट कोलेट्रल लिमिट कितनी हो जाएगी? 3 लाख हो जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है विदाउट कोलेट्रल लिमिट कितनी है? 1.6 लाख। और विदाउट किसी जानकारी, अगर टाई अप है तो ये कोलेट्रल लिमिट क्या हो जाती है? 3 लाख हो जाती है। और दूसरा सवाल ये भी हो जाता है कि जो डेयरी फार्मर्स को जो ये अभी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाए? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री के द्वारा दिया जा रहा है। ये स्कीम अभी क्यों बनाई गई है? आपको पता ही है, अभी चारों तरफ लॉकडाउन था। अब दूध आपको पता है 3-4 महीनों तक बहुत ज़्यादा दूध गया नहीं, सारी दुकानें बंद थी, कितनी कितनी दुकानें बंद थी, अभी तक मिठाई की सारी दुकानें बंद थी। तो गरीब किसानों को वो दूध नहीं जा पाया, तो वो थोड़ा सा उनका धंधा बैठ गया ना। तो इस स्कीम को क्या लाने गया? आत्मनिर्भर भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस स्कीम को चालू किया गया है। इनिशियली किसान क्रेडिट कार्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ? एक ये सभी सवाल बन रहा है, क्योंकि जब रिलेशन में सवाल पूछा जाएगा, जब किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा जाएगा ना, तो हमेशा रिलेशन में सवाल पूछा जाता है। तो सवाल आ गया, इंट्रोड्यूस हुआ 1998 में, अगस्त 1998। अब ये मॉडल स्कीम कब है? मॉडल स्कीम, ये सॉरी क्रिकेट बाइक वगैरह, ये किसके द्वारा लाई गई? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, जो नाबार्ड जो स्थापित होता। अब जब आपके लिए सवाल है, अब नाबार्ड के बारे में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि नाबार्ड से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले स्कीम लाई गई नाबार्ड के द्वारा। अभी इससे रिलेटेड क्यों आई, ये आगे अभी सवाल देखना कैसे आता है। अब नाबार्ड ये स्कीम कैसे लेके आया? एक आर.वी. गुप्ता कमेटी बनी थी। आर.वी. गुप्ता कमेटी ने किसानों के लिए जो होते हैं ना, किसानों को कैसे ऊपर लाया जाए, किसानों की जब ये अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी जाए किसान की, एक तो आर.वी. गुप्ता कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि किसान को प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स दिया जाना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, नीड्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर, कि किसान के पास क्या है अभी
खेती करने के लिए साधन संसाधन नहीं है, तो एक लॉन्ग टर्म अगर ट्यूबवेल नहीं थे उस समय पे तो ये संसाधन दिया जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है खाने में, जो ये प्रोडक्ट है उनमें आत्मनिर्भर बनना है। जब किसान की व्यवस्था ही खराब रहेगी, अर्थव्यवस्था ही खराब रहेगी, तो वो कैसे प्रोडक्ट कराएगा, फर्टिलाइजर्स नहीं डाल सकेगा अपनी खेती में, और भी कुछ अच्छे बीज नहीं खरीद पाएगा, तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा। तो आरबीआई गप्ता कमेटी ने ये क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ये केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्ग टर्म लोन देना चाहिए, और बाई नहीं बीवाई, और उसी ने ये सजेस्ट किया था कि 2019 तक फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री को भी ये लोन मिलना चाहिए। तो ये अभी अचानक नहीं हो गया, ये बहुत पहले की कमेटी है जिसने खुद 2019 के लिए बोला था फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री को भी ये लोन मिलना चाहिए। हम ऑलरेडी 1 साल पीछे हैं, ये 2020 हो गया है, ठीक है। और अभी आपने सुना ही होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात पे एक तूफान ने हिट किया है, तो ये तूफान का नाम आ सकता है, ये तूफान क्या नाम है, निसर्ग। अब निसर्ग नाम नहीं पूछेंगे आजकल, आपका कोई नहीं पूछता महाराष्ट्र और गुजरात में जो तूफान हिट हुआ उसका नाम क्या है। ये आजकल ज़माना गया नाम पूछने वाला। अब ये पूछा जाएगा द नेम निसर्ग किस कंट्री द्वारा दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया, बांग्लादेश। अब ये हो गया बांग्लादेश ने कैसे दिया, तो ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। द नेम ऑफ साइक्लोन इन जनरल ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स एट रीजनल लेवल। हमारा एक रीजनल लेवल हो गया अरेबियन साउथ एशियन, ये हो गया जो रीजन है, इसका क्या है, रीजन के हिसाब से इसके नाम दिए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन रिसीव नेम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये नाम लेते हैं, और किसके द्वारा प्रपोज किया जाता है, नेशनल मेट्रोलॉजिकल, ये थोड़ा स्पेलिंग देख लो, मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विस और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक रीजन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो नाम ऐसे नहीं उठा के हर कुछ दे दिया, नाम के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस होती है, उसके अनुसार देखना, आगे बताता हूँ अभी। और इसमें क्या है, वुमेन एंड मैन नेम को क्या अल्टरनेट कर दिया जाता है, और जो अपना जो इस रीजन है बे ऑफ बंगाल हो गया एंड अरेबियन सी के नेम्स के लिए जो ये यूनिट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेम इन वेस्ट बंगाल अरेबियन साइक्लोन। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले क्या होता है कि बंगाल में एक तूफान अम्फान ने हिट किया था। अब नाम कैसे दिया जाता है, देखो अभी नाम दिया जाएगा, पहले अभी किसने दिया था, थाईलैंड ने दिया था नाम, ये याद रखना, अम्फान, अम्फान किसने दिया था, थाईलैंड। अब अम्फान के बाद कौन से नाम होंगे लिस्ट में, तो स्टार्टिंग विथ निसर्ग, अभी होगा निसर्ग, स्टार्टिंग विथ निसर्ग, ये आ गया था पहले बता दिया था, अब निसर्ग दे दिया गया है। अब अगर फिर कोई तूफान हिट करता है तो उसका अगले तूफान का नाम होगा गति, उसको देगा गति नाम होगा। उसके बाद अगर कोई तूफान आता है तो उसका नाम होगा नीवर, फिर बुरेवी, फिर तुर्केटई, और ये केवल बताने के लिए कह रहा हूँ, भगवान ना करे कि ये तूफान बार बार आए, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को डैमेज पहुंचाते हैं। तो ऐसे ऐसे ये जो ये एक लिस्ट हो, पूरी ऑलरेडी लिस्ट है, अलग अलग देश उनको नाम देता है, और वो लिस्ट वो देश ऑलरेडी पहले ही जो WMO को पहुंचा देता है। थैंक यू फ्रेंड्स टू बी कनेक्टेड माय चैनल। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा, आप एक बार फिर से देख लेना। मैं आपको इसकी PDF मेरे जो skvincer.blogspot.com पे प्रोवाइड करा दूँगा। इसकी आपको मैं एक बार फिर ID बता देता हूँ, SKBHINCHHAR vincer.blogspot.com, इस पर आपको सारी PDF मिल जाएगी, और ये पूरी जो जितना भी ये जो पढ़ाया है उसका लास्ट में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, डाउनलोड PDF हियर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल फिर।